जो अपना है जीरो रेटेड सप्लाई जो है उसका हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग रिफंड का जो क्लेमिंग है वो करेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का हम लोग क्लेमिंग किस तरह से करेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था, ये इन्वर्टेड ड्यूटी ये अपना व्हाट वी से कि जीरो रेटेड सप्लाई व्हाट वी से cases where refund of unutilized ITC is available. So we saw two cases, that is zero rated supply where supply is made without payment of tax. इसका हम लोगों ने चेक कर लिया था कल लास्ट लेक्चर में। एंड बी दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये आज हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, एक बार आपको जीरो रेटेड सप्लाई का याद दिला देती हूँ। अपना ये फॉर्मूला था, रिफंड अमाउंट कितना होगा, पहले तो आप टर्नओवर ले लो किसका, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का ले लो एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का ले लो, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई कितना लेना है, जितने में आपने गुड्स को सप्लाई किया है आउटसाइड इंडिया वो ले लो, या तो फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द डोमेस्टिक रेट ऑफ सप्लाई। मतलब वही सप्लाई अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में करते हो तो आपका जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसका 1.5 टाइम्स। अगर आप नहीं करते हो तो फिर कोई दूसरा सप्लायर ले लो, उसका 1.5 टाइम्स आपका रहेगा। विच एवर इज लोअर विल बी टेकन एज फॉर द न्यूमरेटर ऑल्सो एंड फॉर द डिनोमिनेटर ऑल्सो। फॉर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वी हैव टू फॉलो द फॉर्मूला की अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मतलब ये मंथ में कितना पैसा आया विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, एड लास्ट मंथ एडवांस कितना आया था जिसका सर्विस ये मंथ में कंप्लीट हुआ, लेस ये मंथ कितना एडवांस आया जिसका सर्विस नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट होने वाला है। ये करके जो नेट अमाउंट आएगा आपका दैट विल बी टर्म्ड एज टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। इसमें क्या आ जाएगा, जो ऊपर का ये 1 और 2 हम लोगों ने लिया था दैट इज टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, इसके साथ साथ जो टैक्सेबल सप्लाई मतलब जो जीरो रेटेड नहीं है वो भी आप इसके साथ ऐड कर दो। जो हम लोगों ने बोला था कि भाई 18% का एक हम लोगों का रहेगा इनटू नेट आईटीसी। नेट आईटीसी कैसे निकालेंगे, नेट आईटीसी इज नथिंग बट व्हाट, जो इंडिविजुअल आईटीसी है वो तो इंडिविजुअल गुड्स एंड इंडिविजुअल सर्विसेज पे चला जाएगा। जो अपना कॉमन आईटीसी रहता है, कॉमन एलिजिबल आईटीसी, वो पूरा का पूरा इधर आ जाएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन था जो हम लोगों ने एक करके चेक किया था। ठीक है, टुडे एंड एग्जाम्पल विच वी सॉ, एक एग्जाम्पल हमने बनाया था, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। अब हम लोग आते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अगेन वी विल टेक वन एग्जाम्पल एंड वी विल सी हाउ द फॉर्मूला इज बीइंग इनपुट। Rule 89 sub rule 5 stipulates that in case of refund account of inverted duty structure, refund on account of inverted duty structure, maximum refund of ITC shall be granted as per the following formula: turnover of inverted rate of goods, turnover of inverted rate of supply of the goods and services into net ITC divided by adjusted total turnover, tax payable on the inverted rate of supply of the goods and services into net ITC divided by ITC availed on input and input services। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। दिस इज द फॉर्मूला, इसको भी ब्रेक डाउन करके मैं तुमको लॉजिक वाइज बता दूँ किस तरह से है। नेट आईटीसी इज नथिंग बट नेट आईटीसी ऑफ ओनली इनपुट। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये जो दोनों जगह पे हम लोगों ने नेट आईटीसी यूज कर रहे हैं हम लोग, दैट इज योर दिस नेट आईटीसी एंड दिस नेट आईटीसी। दिस इज ओनली ऑफ इनपुट्स, ओनली ऑफ इनपुट्स मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही आपको क्रेडिट मिलेगा, गुड्स के आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा, अदर देन दैट नहीं मिलेगा। ये मैंने हम लोग ये मैंने आपको बोला था, जब आपका जीरो रेटेड सप्लाई है तो इन दैट केस आप लोग को दोनों का मिलता है, but whereas when there is an inverted duty structure so in that case you are only getting the credit of goods, मतलब refund of goods related ITC। but whereas zero rated supply है तो आपको refund किस किस का मिल रहा है, services as well as your goods। adjusted total turnover will have the same meaning as assigned in sub rule 4। sub rule 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना sub rule 4 था, अगर आप देखोगे तो मेरा 89 sub rule 4 adjusted total turnover। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इट में बी नोटेड दैट रूल 89 नेट आईटीसी अवेल्ड इज ऑन ओनली इनपुट्स, तो मतलब इनपुट्स के ऊपर ही मिलेगा, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस केस ओनली एंड ओनली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको किस पे मिलता है, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स एज अ पार्ट ऑफ रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, if there are multiple inputs attracting different rate of tax, net ITC in rule 89.5 covers the ITC availed on all inputs in the relevant period irrespective of their rate of tax. The calculation of the refund accumulated on the ITC of inverted structure in case where several inputs are used will be given.
अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, पहले मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखते हैं अपने को क्या दिया, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो आई हैव इनपुट्स, पहले बात करते हैं। ठीक है, इनपुट्स में हमारे पास ए इनपुट है, बी इनपुट है, सी विच इज अ सर्विस। ठीक है, ए इनपुट का समझो कि मेरा जीएसटी का अमाउंट डायरेक्टली ले लेते हैं और रेट बाजू में बता देती हूँ। जीएसटी का अमाउंट समझो कि 60,000 रुपीज, क्या से सब लोग निकाल के रखो, 60,000 रुपीज। बी इज फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज, एंड सर्विसेज इज फॉर एग्जाम्पल 30,000। ठीक है, इसको तो ये तो थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 80,000 रुपीज। ठीक है, ये मेरे इनपुट्स है। आउटपुट्स जो है वो भी दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। आउटपुट्स इज फॉर एग्जाम्पल उसका जो जीएसटी है, दिस इज एट द रेट 5%, दिस इज एट द रेट 18%, दिस इज एट द रेट 18%। ठीक है, मेरा आउटपुट जो, मेरे पास दो आउटपुट है, एक्स और वाई। आउटपुट जो है ये वाला जो मेरा है एक्स, ठीक है, एक्स आउटपुट जो है उसका जीएसटी है 20,000 रुपीज, बिकॉज इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है फॉर एग्जाम्पल 1%। ठीक है, और वाई है मेरे पास जिसका टर्नओवर वर्टिसे की जो अपना पार्ट है, जीएसटी का जो पार्ट है दैट इज 18% एप्लीकेबल है उसको, और उसका जीएसटी का जो आपका पार्ट है दैट इज समझो 40,000 रुपीज। ठीक है, अगर 20,000 इज 1%, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो टर्नओवर इधर मुझे लगेगा आउटपुट का, बिकॉज मेरे फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है। तो मेरा बैक कैलकुलेट कर देती, 20,000 डिवाइडेड बाय 1%, तो दैट बिकम्स 20 lakhs। तो माई टर्नओवर हियर इज 20 lakhs, एंड वाई का जो मेरा टर्नओवर है दैट इज 2,22,000। एक काम करते हो, पॉइंट में आ रहा है तो उसको उल्टा कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझो यहाँ पे मेरा है 15 लाख रुपए का टर्नओवर, तो 15 लाख के ऊपर 18% मेरा लग जाएगा, दैट इज 2,70,000। ठीक है, तो दिस इज माई क्वेश्चन विच इज गिवन टू मी। अब इस केस में अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ तो मेरा जो एक्स है दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, दैट इज फॉलोइंग अंडर द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बिकॉज उसका जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज ओनली 1%। मैं कितना भी कर लूँ, तो मेरा जितना भी इनपुट्स है दैट इज ए बी एंड सी, अगर मैं इनको यूज करती हूँ तो भी मेरा जितना भी क्रेडिट है वो यूटिलाइज कभी नहीं होने वाला। ठीक है, अब जो वाई है, वाई इज नॉट अंडर द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वाई इज माई नॉर्मल वाला केस। ठीक है, अब इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो अभी सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, फॉर्मूला क्या बोला है, टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। सब टर्नवर्टेड ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये वाला पार्ट जो अपने को देके रखा है, ठीक है, इसमें हमने ये जो एक्स लिया है ये तो गुड्स है, वाई भी चलो गुड्स है, एक अगर मैं और एक ले लूँ जेड, जेड मेरा सर्विस है, समझो सर्विस है, जिसमें मेरा 5 लाख रुपए का टर्नओवर है, और जहाँ पे 0.1% का मेरा जीएसटी एप्लीकेबल, एंड दिस इज अ सर्विस। तो 5 lakhs पे 0.1%, दैट इज 500 रुपीज का मेरा सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल है। तो अगेन ये मेरा क्या आ गया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो सारा केस आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहला रिफंड अमाउंट इज इक्वल्स टू टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी माइनस, दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस आईटीसी, सॉरी, टैक्स पेएबल on inverted duty structure into net ITC divided by total ITC। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो आप लोगों को दे के रखा है, पहले मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करती हूँ, आपको अमाउंट्स लेके आती हूँ, और उसके बाद में लॉजिक समझाती हूँ। सबसे पहले हमको क्या लेना है, टर्नओवर ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मींस इट विल बी ऑफ टर्नओवर ऑफ दिस 20,000 प्लस 5 lakhs, दैट विल बी 25 lakhs। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अगर आपको मैं एक और इसमें ट्विस्ट दे दूं कि भाई इसका जो हम लोग व्हाट इसे कि डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं वो इतना इतना है, तो उसका 1.5 टाइम्स चेक करना है।
अगर सर्विसेज के केस में मैंने बोला इतना एडवांस रिसीव होता है, इतना वो सब चीजें है, तो वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा अगेन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग की आ जाएगी एज सेम एज लास्ट हम लोगों ने सब में करके रखा था। 25 lakhs divided by adjusted total turnover. Adjusted total turnover will be nothing but what? Entire total. पूरा का पूरा. That is 20 lakhs plus 15 lakhs plus 5 lakhs. Divided by 40 lakhs. Into net ITC. अब net ITC के अंदर हमको क्या लेना है? अपना फॉर्मूला ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो net ITC है इनके अंदर सिर्फ आपको इनपुट्स का लेना है, दैट इज गुड्स का लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास गुड्स कौन कौन से है? ए और बी, तो मुझे सिर्फ ए और बी का लेना है, तो दैट इज इनटू 1 लाख माइनस tax payable on what we say ki input, sorry, inverted duty structure, that is this wala part 20,000 to like 70,500 wala part, tax payable on inverted duty structure wala part है, inverted duty rate wala part है, तो that will become how much? To 20,000 plus 500, that is 20,500 into net ITC अभी हमने देखा 1 लाख रुपीस divided by total ITC, that is 1,30,000 rupees. Solving the formula, 25 by 40 into 1 लाख, तो 62,500 आ गया, माइनस 1 लाख बाय 130 इंटू 20,500, 15,769। तो मेरा रिफंड का अमाउंट बनेगा 62,500 माइनस 15,769, विच इज 46,731। अब ये क्यों किया, ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या है अभी वो सब। सबसे पहला चीज हम लोगों ने यहाँ तक ये कैलकुलेशन समझ में, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? नो डाउट मैम। नो मैम। चलो ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए? ठीक है, अब सबसे पहला चीज यहाँ पे आता है, मैंने क्या किया, जो भी टर्नओवर या ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए वो ले लिया डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो मेरे को रेशियो मिल गया कि अगर मेरा टोटल टर्नओवर है ये इनटू नेट आईटीसी, तो व्हाट डिड आई डू विद दिस फॉर्मूला, मैंने प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकाला विद दिस पार्ट, वी carved out proportionate ITC which is attributable to inverted duty structure, बिकॉज इसके अंदर मेरा ये वाला भी तो प्रोडक्ट है ना, 2,70,000 वाला, 515 lakhs के टर्नओवर वाला, ये प्रोडक्ट भी तो मैंने इसी से बनाया है। तो इन दिस केस उसका जो पर्टिकुलर पार्ट है वो तो मुझे नहीं चाहिए, मतलब वो तो उसका तो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, मुझे तो सिर्फ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ही मिलेगा। तो इन दैट केस ये फॉर्मूला से मुझे पहले वो मिली, दैट इज 62,500। मतलब टोटल अगर मैं इनपुट बात करूं 80,000, तो 80,000 में से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए यूज होने वाला जो पर्टिकुलर व्हाट इज की इनपुट है वो है आपका 62,500। ये समझा फॉर्मूला यहाँ तक का? यस मैम। चलो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम लोग ये पर्टिकुलर चीज माइनस क्यों कर रहे हैं, अब वो चीज आती है। अब क्या करें हम लोग, देखो ये जो मेरा पर्टिकुलर थिंग है 62,500, दिस इज द टोटल आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब समझो आउटवर्ड साइड पे आ जाओ, मतलब आउटपुट क्या है इस पे आ जाओ। तो व्हेन वी आर पेइंग द आउटवर्ड सप्लाई, तो वो टाइम पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए इज देयर एनी अमाउंट विच इज टू बी पेड एज जीएसटी और नॉट? जीएसटी पे करना है कि नहीं करना? यस मैम। यस पे मैम करना। करना है, चलो एकदम कम करना है बट करना तो है। जैसे सेम अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई का बात करूँ तो उसमें करना ही नहीं था, देयर वाज जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब आउटवर्ड सप्लाई कुछ है ही नहीं। बट यहाँ पे मेरा आउटवर्ड सप्लाई तो है, मतलब जीएसटी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पे तो करना पड़ेगा। अब जब मैं जीएसटी पे करती हूँ तो मेरे पास जीएसटी पे करने के दो रास्ते हैं, या तो मैं क्रेडिट को यूटिलाइज करके पे करूंगी या तो मैं कैश में पेमेंट करूंगी। अब इन दिस केस, मतलब ये वाले केस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरा क्रेडिट ही ज्यादा है, तो मैं कैश के लिए जाऊंगी नहीं। तो मतलब जो मेरा ये 20,500 का पार्ट है, ये भी कहीं ना कहीं मैंने आईटीसी के इसमें से ही पे किया है।
एंड दैट विल बी पेड फ्रॉम दिस, मतलब ये वाले आईटीसी से ही हम लोगों ने पे किया हुआ है। अब उसमें से 20,500, ठीक है, मैंने क्या बोला, रिफंड इज एलिजिबल ओनली फॉर इनपुट्स बट क्रेडिट इज एलिजिबल फॉर द एंटायर थिंग ना। ए बी और सी तीनों का क्रेडिट ले सकती हूँ। रिफंड जब हम लोग ये कैलकुलेट करें तो सिर्फ ए का मिलेगा, ऐसा मैंने बोला। तो जब मैं फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट एक्स और जेड का बात करती हूँ, एक्स और जेड का जब मैं आउटवर्ड टैक्स पे करने के लिए जाऊंगी, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स पे करने के लिए जाऊंगी, तो माई आउटवर्ड टैक्स पेएबल इज 20,500, ठीक है। फिलहाल मैं इसको छोड़ देती हूँ, आपका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, चाहिए तो वाई को। और जो मेरे पास इनपुट्स अवेलेबल है दैट इज ए बी एंड सी, ये तीनों का आईटीसी वाज टू बी यूटिलाइज्ड कहीं ना कहीं टू पे दिस 20,500। अब जितना आईटीसी इसके लिए आपने यूटिलाइज किया, यहाँ पे तो आपने आईटीसी किस किस का यूटिलाइज किया, ए बी और सी, मतलब गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। बट इसमें से जितना आईटीसी आपने पे करने के लिए यूज किया है विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स, मतलब जितना गुड्स का आईटीसी आपने इधर यूज किया है उतने का तो रिफंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आईटीसी ये 62,500 में से आपने यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ द आउटवर्ड टैक्स, उतना आईटीसी तो आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट के सामने व्हाट यू से कि पेमेंट के सामने सेट ऑफ कर दिया, तो उतने का रिफंड तो तुमको नहीं मिलना चाहिए। ये समझा कि वापस समझाओ? समझा। मैम ठीक है, एक बार वापस करते हैं। एक बार बता दो, यस चलो। अभी यहाँ पे एक बार वापस यहाँ पे ध्यान दे दो, मेरा जो प्रोडक्ट है एक्स एंड जेड, इसका आउटवर्ड सप्लाई है 20,000 प्लस 500 विच इज 20,500। For paying this particular output tax liability, I have three ITCs. I have ITC of A, B and C. A का ITC है मेरा टोटल 80,000, 20K एंड ये वाला मेरा था 30K। अब इसमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका कितना पार्ट जो है नेट आईटीसी, अगर मैं बात करूँ तो इन दिस केस मेरा जो ए और बी था ये दोनों एलिजिबल था, दैट वाज 1 लाख, ठीक है। अब जब मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इसका आईटी व्हाट इज कि आउटवर्ड टैक्स पे करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं इसमें से लेस आईटीसी कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास आईटीसी ज्यादा है, इसके लिए मैं रिफंड लेने जा रही हूँ। मतलब जब मैंने आउटवर्ड टैक्स जितना भी पे करना है, छोटे से छोटा अमाउंट बोलो बट जितना भी पे करना है वो मैंने आईटीसी यूटिलाइज करके पे किया रहेगा। कौन ऐसा करेगा जो आईटीसी का रिफंड मांगेगा और आउटवर्ड टैक्स को कैश में पे करेगा? ऐसे तो कोई नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आउटवर्ड टैक्स से माइनस आईटीसी हो गया। अब ये आईटीसी जब मैं लेस कर रही हूँ तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जिसका मैं रिफंड मांग रही हूँ उसका भी तो पोर्शन है ना, ये इसका यस। भी तो मैंने कहीं ना कहीं यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ द आउटवर्ड टैक्स। अगर मैंने वो आईटीसी का आउटवर्ड टैक्स पे करने के लिए यूटिलाइज कर लिया है तो क्या उसी का वापस रिफंड मिलेगा? नो मैम। नहीं मिलेगा। वही रिफंड, वही पर्टिकुलर आईटीसी जो मैंने इधर आउटवर्ड टैक्स पे करने के लिए यूटिलाइज किया, मैं ये फॉर्मूला के थ्रू माइनस कर सेकंड वाले फॉर्मूला के। तो पहले मैंने कितना आईटीसी रिफंड के लिए टोटल एलिजिबल है वो निकाला, उसमें से जितना मैंने वही यूटिलाइज किया फॉर पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स वो माइनस किया, तो मेरे को नेट रिफंड मिला। अभी समझ में आया? वापस समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं समझा मैम। समझा। सबको, पक्का? यस मैम। यस मैम। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दिस इज 20,500, दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे कितना टैक्स पे करना है, दैट इज 20,500 आउटवर्ड टैक्स पेबल। हम क्या बोल रहे हैं, जितना तुम्हारा प्रोपोर्शनल यूटिलाइज किया, इसमें से मेरा नेट आईटीसी जो एलिजिबल था टोटल दैट वाज 1 लाख, आउट ऑफ द टोटल ऑफ 1,30,000। तो इसका मैंने रेशो निकाल दिया कि भाई हमने 20,500 का टैक्स पे करने के लिए 100/130 परसेंटेज अगर मैं बोलूँ तो मतलब 76% of 20,500 we have paid by utilizing the ITC of A and B। बाकी का जो 24% बचा है वो मैंने सी को यूटिलाइज करके किया, बट सी तो मेरे एलिजिबिलिटी में नहीं आते तो वो मैं माइनस नहीं कर सकती। कैसे निकाला इसका परसेंटेज, अगर आप निकाल के देखते हो ना, इसका परसेंटेज अगर आप निकालते हो तो दैट कम्स टू 76.92, मतलब 20,500 का 76.92% ऑफ टैक्स इज पेड बाय यूटिलाइजिंग द क्रेडिट ऑफ ए एंड बी।
इसके लिए उतना क्रेडिट आप नहीं ले सकते बिकॉज ऑलरेडी उतना क्रेडिट आपने यूटिलाइज करके टैक्स पे कर दिया है, तो बचा हुआ जो 46,731 का क्रेडिट है वो हम आपको दे देंगे अभी। लॉजिक समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये सेम अगर आप देखोगे तो हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जब हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे थे। व्हाई? बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई में कोई पेमेंट ही नहीं आ रहा है। जीरो रेटेड सप्लाई में, आउटवर्ड सप्लाई पे वी डू नॉट मेक एनी पेमेंट, ओनली कोई पेमेंट ही नहीं करते। तो इन दैट केस क्रेडिट को यूटिलाइज करने का, उसको क्रेडिट के सामने, आउटवर्ड सप्लाई के सामने एडजस्ट करने का ये केस आता ही नहीं। बट जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रहता है तो इट इज ऑब्वियस कि जितना भी टैक्स पेबल रहेगा हमने क्रेडिट को यूटिलाइज करके ही किया रहेगा। तो अगर क्रेडिट को यूटिलाइज करके टैक्स पे किया है तो उतने क्रेडिट का तो रिफंड नहीं मिलना चाहिए। तो टोटल क्रेडिट रिफंडेबल अमाउंट में से हम इतना क्रेडिट माइनस करें जितना आपने यूटिलाइज किया। लॉजिक क्लियर? पक्का? Yes, ma'am. Ma'am. चलो, यस इसका मैम। इसके, बोल बोल क्या हो गया ओम? कुछ नहीं मैम, समझा। समझा? हाँ, और किसी को कोई डाउट है ये वाले पूरे पार्ट में? चलो, ठीक है। ऐसा सेम एक और अपना एग्जाम्पल जो है ना मॉड्यूल में भी है वो कर देती हूँ, फिर ये आपको मैं लिखने के लिए दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला एग्जाम्पल क्या दिया है देखो। Suppose a manufacturing process involves the use of the input A attracting 5% and input B attracting 18% to manufacture output by 12%। तो मेरे पास A है, मेरे पास B है। A का जो है वो 5% है, B का जो है वो 18% है, और मेरा जो आउटपुट है दैट इज Y, उसका है 12%। ठीक है, नो इनपुट सर्विसेज आर बीइंग अवेल्ड। तो इन लोगों ने सिंपल एग्जांपल लिया, हम लोगों ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, सर्विसेज भी उसमें इंक्लूड कर दिया। द रिफंड ऑफ accumulated ITC in the situation above will be available under 54(3) read with rule 89(5) which prescribes the formula for the maximum refund. Assume that the claimant supplies the output by of value having 3,000 rupees। तो इसका वैल्यू कितना है? 3,000 rupees। ठीक है, for the during the relevant period for which the refund is being claimed। Therefore the turnover of the inverted rate of duty structure will be 300। Since claimant has no other output supplies तो उसका 300 by 300, मतलब जो अपना ये फॉर्मूला है इसमें क्या हो गया, उसका ऊपर भी 3,000 आ गया टर्नओवर के लिए और नीचे भी 3,000 आ गया टर्नओवर के लिए, बिकॉज उसका बाकी कोई सप्लाई था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, if we assume that input A having the value of 500 and input B having the value of 2,000 have been purchased, so therefore for manufacturing product Y the net ITC shall be equal to 25 रुपये and 360। कैसे निकाला? आपका आ जाएगा 5% ऑफ 500 एंड 2,000, तो ये 25 रुपीज आ गया और ये आ गया आप लोगों का 360 रुपीज। ठीक है, अब दोनों आईटीसी आपका एलिजिबल है तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 360। तो मैक्सिमम रिफंड कैसे निकाला? 3,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 385 दैट इज 360 प्लस 25 माइनस 3,000 इंटू 12% दैट इज आउटवर्ड टैक्स पेएबल इंटू 385 बाय 385, तो अमाउंट इज 25। इनके अमाउंट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट सिंपल सिमिलर आ रहे थे, तो इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग अमाउंट्स। इधर समझ में नहीं आ रहा है उतना अच्छे से कि अपने को बाइफरकेट किस तरह से करना। ये समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये आपका एग्जाम्पल कॉपी करके ले लो, देन वी विल मूव ऑन टू आगे का। एक बार यहाँ तक आपका कॉपी कर, प्रॉपरली इसको कॉपी करके रखो। डन है एवरीवन की बाकी अभी तक? यस मैम, डन। मैम नीचे का लिखना है, अच्छा हाँ, स्क्रोल।
डन मैम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के जितने भी क्लैरिफिकेशंस वगैरह दिए हुए वो खत्म करते हैं and then we'll move on to the next part. There arose an issue for consideration as to whether applicant can seek refund of unutilized ITC on inverted duty structure in case where inversion is due to the change in the GST rate on the same goods. For example, goods as purchased for X attracting 18% and however subsequently the rate has been reduced to 12%. मतलब समझो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स कर रही हूँ, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर रही हूँ, तो मतलब मैं सिर्फ प्रोडक्ट टैक्स खरीदती हूँ और प्रोडक्ट टैक्स ही बेचती हूँ, ऐसा कोई प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कैरी आउट नहीं करते हैं। तो इन दिस केस वो टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिफोर एंड आफ्टर चेंज हो जाता है कभी कभी प्राइस अपना। तो समझो जब मैंने खरीदा था तो मेरा रेट था 18%, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाज रिवाइज्ड टू 12%। तो जो मेरा परचेज है वो 18% का है, ऑलरेडी परचेज करके रखा था स्टॉक में, और जब मैं सेल कर रही हूँ तो 12% का है। तो इस केस में इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मिलेगा क्या? तो द आंसर इज नो। हम क्या बोल रहे हैं, सेम प्रोडक्ट का अलग अलग टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई अगर अलग है तो हम आपको रिफंड नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं इनपुट अलग है आउटपुट अलग है और उसके बेसिस पे अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है तो ही हम लोग देंगे। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट सच केसेस इनपुट एंड आउटपुट आर बीइंग द सेम, though attracting different tax rate at different point in time, they do not get paid. There may be, however, cases where input and output goods are same, but the output supplies are made under a concessional notification. अब इसी केस में ना कभी कभी क्या होता है, कंसेशनल एक गवर्नमेंट का ही नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से आप कंसेशनल रेट पे पे कर रहे हो। दैट इज व्हाट, फॉर एग्जांपल 0.1% जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि 0.1% कहीं कहीं पे एप्लीकेबल है। तो इस केस में तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से हम लोग 0.1% पे बेच रहे हैं, अदरवाइज द एक्चुअल जीएसटी रेट वुड हैव बीन वेरी हायर, हम लोग उस पर पे कर देते। बट गवर्नमेंट ने बोला है 0.1% पे आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, और मेरा इनवर्ड जो है वो 5%, 18% ये सब रेट्स पे चल रहा है। तो अब मैं कैसे जीएसटी लाइबिलिटी सेटल करूँ, अब मैं कैसे क्रेडिट लूँ? क्योंकि अभी तो आपने बोला कि ये चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। In such cases, as the rate of the outward supply is less than the rate of the tax on the inputs at the same point in time, due to supply of the goods by supplier and such concessional notification, यहाँ पे क्रेडिट अक्यूमुलेटेड जो है वो आपको एडमिसिबल एज रिफंड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। Next, under the provisions of the clause 2 of the first proviso, other than the cases where outward supply is either nil or fully exempted, and also provided that the supply of such goods and services are not notified by the government for their exclusion from the refund of accumulated ITC in the said clause. तो मतलब nil नहीं होना चाहिए, exempted नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड करने के लिए नहीं बोला हुआ होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये 0.1% वाला मर्चेंट एक्सपोर्टर्स का केस, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑफ इनपुट्स, अभी ये क्या बोल रहे हैं पता है क्या बोलो, अभी इनपुट में हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स का आपको मिलेगा। इसका समरी बताती हूँ आपको क्या बोल रहे हैं बोलो। इनपुट्स में वो क्या बोलते हैं कि गुड्स का आपको मिलेगा, बराबर है, गुड्स का मिलेगा, या सर्विसेज का जिधर मिलेगा उधर सर्विसेज का मिलेगा। अभी जैसे अपना स्टोर्स होता है, स्पेयर्स होता है, छोटा मोटा पैकिंग मटेरियल होता है, ये सब चीजें वो गुड्स के कैटेगरी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इज अ क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, गुड्स जिससे इनपुट, गुड्स जिससे हम इनपुट बना, मतलब इनपुट को यूज करके हम लोग आउटपुट बनाते हैं। अब इस केस में जो भी स्टोर्स एंड स्पेयर्स छोटा मोटा हम लोग यूज करते हैं, नट्स यूज करते हैं, बोल्ट्स यूज करते हैं, कुछ कुछ जैसे कि ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, या तो पैकिंग मटेरियल कुछ आप लोग यूज कर रहे हो, तो इसको भी हम लोग इनपुट गुड्स का कैटेगरी में प्रोवाइड करेंगे, और उसका भी अपने को क्रेडिट एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। व्हाट इसे, या तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं है, उनको इनपुट नहीं बोलते हैं, वो अदर वाला पार्ट आ गया है और उसके ऊपर हम लोगों को आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आपको तीन कैटेगराइजेशन में प्रोडक्ट को बाइफरकेट करके, मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाइफरकेट करके दिया हुआ है, इनपुट, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। ये तीन चीजों का आईटीसी आप लोगों को रिस्पेक्टिव जगह पे रिस्पेक्टिव प्रोविजंस के हिसाब से मिलता है। तो जब इनपुट सर्विसेज बोल रही हूँ तो सर्विसेज के केस में तो ये सब स्टोर्स एंड स्पेयर्स और ये सब चीजें नहीं आएगी। नीदर द स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड पैकिंग मटेरियल इज अ व्हाट इज की कैपिटल आइटम। तो इन दैट केस दीज ऑलवेज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनपुट ओनली, दैट इज योर इनपुट ऑफ गुड्स। तो इन दैट केस जो भी ऊपर का अभी हम लोगों ने दोनों का कैलकुलेशन किया, दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलो या जीरो रेटेड सप्लाई बोलो, दोनों के ही केस में इनपुट जब आप बोल रहे हो तो उसके अंदर ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स और पैकिंग मटेरियल, ये सब चीजों का आपको क्रेडिट मिलेगा उसके ही अंदर, और उसी के साथ आपको रिफंड अगर एलिजिबल है तो रिफंड भी मिल जाएगी। समझा? अगर वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स या पैकिंग मटेरियल जो भी है, अगर वो कैपिटल गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, मतलब कैपिटल गुड्स एलिजिबिलिटी आता है उसका, तो फिर वो कैपिटल गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा। अदरवाइज अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो इन दैट केस इट विल बी इंक्लूडेड विद द इनपुट्स ओनली, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई दे दिया, द जीएसटी पेड ऑन द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द स्टोर्स एंड स्पेयर्स पैकिंग मटेरियल shall be available as ITC as long as these inputs are used for the purpose of business and for effecting the taxable surplus.
इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज एंड आईटीसी ऑन विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर 17(5). मतलब बोल रही हूँ तो बेसिक कंडीशंस आपके जो आईटीसी के हैं सेक्शन 16 एंड 17 उसके फॉलो कर लो तो आपको मिल जाएगा। मतलब बिजनेस के नेचर के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। देन आपका व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाईज होना चाहिए, एग्जाम्प्टेड का तो वैसे ही नहीं देते हैं। एंड सेक्शन 17(5) दैट इज ब्लॉक क्रेडिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यूज करते हो और तो आपको फुल एलिजिबिलिटी है एज एन इनपुट ओनली, इनपुट की तरह ही आपको इसका भी क्रेडिट उसी तरह से मिल जाएगा। Further, capital goods have been clearly defined under 2 clause 19 as the goods whose value have been capitalized in the books of accounts. Hence, stores and spares, the expenditure on which has been charged to revenue expenses in the books of accounts cannot be held as capital goods. तो आप stores and spares को capital goods भी नहीं बोल सकते because उनको हम capitalize नहीं करते, ठीक है। Coming to the next part, refund under ITC under section 54(3) restricted to the extent of invoice details reflected in GST are to be। यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको रिफंड उतना ही मिलेगा जितना आईटीसी आप लोगों का 2B के अंदर आ रहा है। समझो कोई पर्टिकुलर आईटीसी आप लोगों का 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग उसको उसके ऊपर का रिफंड हम लोग नहीं ले सकते। पहले आपको सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि वो अपना जीएसटीआर 1 या 1A जो भी है वो प्रॉपरली फाइल करे, उसके हिसाब से आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा। जब आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा तो आप उसका ले सकते हो। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई नहीं होता? आईएसडी इनवॉइसेस के लिए अप्लाई नहीं होता, आरसीएम वाला अप्लाई नहीं होता बिकॉज आरसीएम में तो हम ही खुद टैक्स पे करते तो अपने 2B में कैसे दिखेगा। देन आईटीसी अवेल्ड ऑन इंपोर्ट्स बिकॉज इंपोर्ट्स में भी हम ही आईजीएसटी पे करते हैं कस्टम्स ऑफिस में। आईएसडी इनवॉइसेस आरसीएम ये सब चीजों पे नहीं लगता। मतलब जो इनपुट्स 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होते कभी भी तो उसका उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, बट जनरल जितने भी है उनके लिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, determination of the refundable amount in case of unutilized ITC on account of exports without payment of tax and supplies made to the SEZ unit या developer without the payment of tax or accumulation due to the inverted duty structure। तो हमने जो नॉर्मल केसेस है दैट इज डायरेक्टली जीरो रेटेड सप्लाईज जो भी है वो हम लोगों ने देख लिया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम एसईजेड या एसईजेड डेवलपर को देते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इस केस में भी दोनों केस हो सकता है, जीरो रेटेड सप्लाई या तो फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे उनका रिफंड कैसे होगा, तो सिंपल उन्होंने बोल दिया द मैक्सिमम रिफंड अमाउंट एज पर द फॉर्मूला स्पेसिफाइड इन द रूल 89(4) एंड 89(5) जो हमने ऊपर पढ़ा है, जीरो रेटेड और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर is applied on the consolidated amount of the ITC that is CGST, SGST, UTGST and IGST total amount करके apply करो। The balance in the electronic credit ledger of the applicant as of the tax period for which the refund is being filed after the return in the GSTR 3B for the said person has been filed and balance in electronic credit ledger at the time of application of refund whichever is least will be allowed as refund। तो पहले आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो जो भी एप्लीकेबल है जीरो रेटेड सप्लाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। सेकंड, आप जिस पर्टिकुलर पीरियड का आप लोग रिफंड मांग रहे हो वो पीरियड का पहले 3B फाइल करो, बिकॉज जब 3B फाइल करोगे तो उतना उतना आईटीसी आप यूटिलाइज करोगे तो नेट आईटीसी कितना बच्चा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मैक्सिमम उतना ही रिफंड दे सकते हैं, गवर्नमेंट अलग से तो नहीं दे रहा है। एंड थर्ड, जितना जब आप रिफंड का क्लेम डाल रहे हो उस दिन पे आपके क्रेडिट लेजर में कितना पैसा था, ये तीनों में से विच एवर इज लोअर है उतना आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा। After calculating the list of the three as detailed above, the equivalent amount is debited from the electronic cash ledger in the following order। पहले इंटीग्रेटेड टैक्स जितना हो सके उतना माइनस कर दो, पूरा इंटीग्रेटेड टैक्स से ही आगे तो उतना पूरा ले लो, नहीं हुआ तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी से या यूटीजीएसटी से 50-50 ले लो। समझो 50-50 जितना पैसा है ही नहीं उसके अंदर, तो इन दैट केस जितना सीजीएसटी से ले सकते हो उतना सीजीएसटी से ले लो, बाकी का पूरा एसजीएसटी से ले लो। एग्जाम्पल, समझो मेरा रिफंड बनता है टोटल 80,000 रुपीज, ठीक है। मेरे आईजीएसटी में मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट बचा है 20,000 रुपीज का, ठीक है। मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट बचा है 10,000 रुपीज का और मेरे पास एसजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है, ठीक है, समझो कि 70,000 रुपीज का। अब इस केस में ये 80,000 का जो रिफंड मैंने अराइव किया, कैसे अराइव किया, ए बी और सी विच एवर इज लोअर, फॉर्मूला 3B के बाद बैलेंस कितना है एंड बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसके हिसाब से मैंने निकाला 80,000 का रिफंड मुझे आ रहा है। ये 80 का पहले 20 के सामने एडजस्ट करो तो बचा कितना 60,000। 60 को दो पार्ट में स्प्लिट करो 50-50 दैट इज 30,000 एंड 30,000। 30,000 सीजीएसटी से 30,000 एसजीएसटी से, बट 30 इधर से जा ही नहीं सकता 10 ही है, तो बचा हुआ 20 भी इधर से ही लेना है, दैट इज एसजीएसटी से ही आप लोगों को ले लेना है। समझ में आया यहाँ तक का पार्ट? Yes, ma'am. चलो, coming to the next part, that is cases where refund of ITC is not allowed. Refund of unutilized ITC shall not be allowed if the goods exported out of India are subjected to export duty. The term subjected to export duty means that where the goods are actually liable to the export duty and suffering the export duty. Therefore यहाँ पे या तो nil rate रहेगा या तो fully exempted है, धीरे धीरे बंदे fully exempted है, तो in that case आपका what we say कि refund आपको मिलेगा under the inverted duty structure या zero rated supplies। लेकिन अगर आप लोगों के एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है उसके ऊपर, एक्सपोर्ट ड्यूटी इज एप्लीकेबल,
तो इन दैट केस आप लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा इस केस में, मतलब आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है। Such goods would not be covered by the restrictions imposed under second proviso of 54(3) for the purpose of availment of the refund of accumulated ITC. Accordingly, it is clarified that only those goods which are actually subjected to export duty, on which some export duty has been paid at the time of export, will be covered by this said restriction. मतलब उसके ऊपर ITC available, ITC का refund available नहीं होगा। Refund of ITC shall not be allowed if supplier of the goods or both avails drawback in respect of CGST or claims refund of the IGST paid on supplies. अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है जो आपको एलिजिबल है एक्सपोर्ट्स के केस में। एक्सपोर्ट्स के केस में यू गेट मेनी स्कीम्स, जिसके अंदर आपको ड्रॉबैक मिलता है, इन व्हाट जैसे कि ड्यूटीज जो आपको है वो सब्सिडाइज रेट में लगती है एंड ऑल। तो अगर आप वहां पे सीजीएसटी का भी ड्रॉबैक लेते हो, ठीक है, या आईजीएसटी का भी व्हाट जैसे कि ड्रॉबैक लेते हो, तो इन दैट केस आप लोगों को नहीं लगे, तो व्हाट जैसे कि रिफंड का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। Thus, no refund of ITC shall be eligible allowed in the case where supplier of the goods and services or both avails of the drawback in respect of the central tax. It is clarified that if supplier avails the drawback in respect of the duties rebated under the customs central excise drawback rules, he shall be eligible for the refund of unutilized ITC of CGST, SGST, UTGST, IGST, and compensation cess. It is also clarified that the refund of eligible credit on account of sales tax shall be available if the supplier has availed the services in respect of drawback of central tax. तो इट विल बी डिपेंडेंट, अगर आप लोग ड्रॉबैक ले रहे हो तो ड्रॉबैक लो, अगर नहीं तो फिर आप रिफंड का यहाँ पे प्रोविजंस अप्लाई करो। ठीक है। मिनिमम रिफंड क्लेम, अगर 1000 रुपए से कम का रिफंड है आप लोग का तो आपको रिफंड ही नहीं मिलेगा। 1000 रुपए जैसे कि फॉर आईजीएसटी सेपरेटली, सीजीएसटी सेपरेटली, एसजीएसटी सेपरेटली, मतलब 1000 1000 1000 इस तरह से लेना। रिफंड इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ये हम लोग व्हाट जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो ये सर्विसेज तो जीरो रेटेड में आती है। A registered person making the zero rated supply may supply the goods and services under the bond of LUT, या तो फिर without the payment of IGST and unutilized ITC को refund ले सकते। Notified class of persons making zero rated supply or notified class of goods and services may be exported on payment of IGST and refund of the tax paid on the goods and services supplied may be claimed. In ensuing paragraphs, refund is discussed in details. अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो refund on account of export of the goods and services with the payment of tax। ठीक है, जब आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे तो आप आउटवर्ड सप्लाई का रिफंड मांगोगे, और जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे तो आप लोग आईटीसी का रिफंड मांगोगे। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर वी हैव पेड द टैक्स, द एप्लीकेशन फॉर द रिफंड क्लेम विल बी नथिंग बट, आप लोगों ने जो शिपिंग बिल फाइल किया दैट इज ओनली द एप्लीकेशन फॉर रिफंड। शिपिंग बिल में समझो मेरा 1 करोड़ का माल है, 1 करोड़ के ऊपर मैंने 18% जो है मैंने आईजीएसटी पे किया है, तो 18 लाख रुपीस का जो आईजीएसटी मैंने पे करके रखा है इसका ऑटोमेटिकली रिफंड भी जनरेट हो जाएगा बिकॉज इट इज एक्सपोर्ट। तो आउटवर्ड सप्लाई, अब ये जो 18 लाख मैंने पे किया होगा ये मैंने आईटीसी यूटिलाइज करके भी पे किया हो सकता है, अगर आईटीसी कम पड़ेगा तो टैक्स पे करके भी हो सकता है, मतलब कैश में पे करके भी हो सकता है। तो इन दिस केस आउटवर्ड सप्लाई का आपको रिफंड मिल जाएगा। फर्दर द एप्लीकेशन हैज टू बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ओनली व्हेन द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस कैरिंग द एक्सपोर्टेड गुड्स फाइल्स द डिपार्चर मैनिफेस्ट और द एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। अभी देखो सिंपल है, जब गुड्स का कस्टम्स पे किस तरह से होता है, मैं पहले कस्टम्स पे लेके जाती हूँ, पहले शिपिंग बिल वगैरह फाइल करवाती हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, आईजीएसटी पे होता है, कस्टम ड्यूटी अगर एप्लीकेबल है तो पे होता है, उसके बाद डॉक्स पे जाता है। डॉक्स पे जब जाता है तो इन दैट केस शिप पे ये पर्टिकुलर माल जो है वो लोड होता है। लोड होने के बाद बनता है डिपार्चर मैनिफेस्ट या तो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। ये इसके अंदर क्या रहता है, कितना कितना प्रोडक्ट्स आप लोगों ने और जैसे कि एक्सपोर्ट के लिए एक्चुअली शिप पे चढ़ चुका है और वो जाने वाला है। ठीक है, इससे क्या कंफर्म होता है कि यस नाउ दीज पर्टिकुलर व्हाट वी से कि गुड्स आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड ऑन। Applicant has furnished the valid return in the form GSTR 3B for filing this particular IGST. If there is any mismatch between the data furnished from the exporter in the shipping bill and those furnished in the GSTR 1 या 1A, then application shall be deemed to have been filed in respect of which जब आप mismatch को verify करोगे, rectify करोगे। सिंपल है, आपका शिपिंग बिल का अमाउंट, आपके एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर का जो डिटेल्स है वो, एंड 3B GSTR 1 का जो डिटेल्स है ये तीनों आपके मैच होने चाहिए, तभी जाके आपको रिफंड का क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, The applicant has undergone Aadhaar authentication, वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा। The exporter of the goods may file the application electronically in the form GST RFD1 through the common portal for the refund of the additional IGST paid on account of the upward revision। अगर upward revision हुआ था, ये भी हम लोगों ने प्रायरली ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि अगर प्राइस में कहीं पे अपवर्ड रिविजन होता है तो वो तो शिपिंग बिल तो ऑलरेडी जा चुका है, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट ऑलरेडी जा चुका है, 3B ऑलरेडी जा चुका है, आपने इसका रिफंड ऑलरेडी फाइल कर दिया था। अब जो आपकी इनपुट्स का अपवर्ड रिविजन हुआ है उसके आईटीसी को किस तरह से मंगाएंगे, तो इन दैट केस वो आईटीसी जो है आप लोगों को RFD1 करके क्लेम करना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पे शिपिंग बिल के लिए वापस से RFD1 का जरूरत नहीं है।
Only in case where there is an upward revision, only in those cases you have to file the RFD. Otherwise not. GST portal shares the details of the relevant export invoices in respect of the export of the goods contained in the form GSTR1 as amended by GSTR1A with any of the with the system of the customs. Customs का एक system है IceGate. ठीक है, इंडियन कस्टम नेशनल ट्रेड पोर्टल आइसगेट करके पोर्टल है. ये आइसगेट का पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद जीएसटी का पोर्टल. इससे क्या होता है, जब आप GSTR1 फाइल करते हो तो इट गिव्स द डिटेल्स टू द आइसगेट पोर्टल where they can check whether the details are matching with your shipping bill and the export manifest or not. Processing of the refund claim. अब यहाँ पे refund claim कौन process करेगा? In general cases, the refund is claimed by the refund is processed by the GST department. But in case of exports, the refund is processed by customs department. Because the IGST here is collected by the customs department, export duty here is collected by the customs department. Export duty का तो refund कभी मतलब अगर drawback मिला तो मिला, otherwise नहीं मिलता है. IGST का आपको जो credit है वो GST export department, that is आप लोगों का custom department आपको दे देगा. Upon receipt of the information regarding furnishing of the valid return in the form GSTR3B, IceGate on the portal, the proper officer of the customs shall process the refund. Amount equal to IGST paid in respect of each shipping bill shall be electronically credited to the bank account of the applicant as per the particulars mentioned with the customs authorities. अगर उनको लगता है कि भाई विथहोल्ड करके रखना चाहिए तो यहाँ पे भी विथहोल्डिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है. यहाँ पे विथहोल्डिंग के प्रोविजंस प्राइमा फेसी द कस्टम्स ऑफिसर विल अप्लाई. ठीक है, अगर जीएसटी ऑफिसर्स ने कस्टम्स ऑफिसर को बोला कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए देयर इज समथिंग फिशी, वी डू नॉट फील दैट व्हाट वी से कि रिफंड शुड बी गिवन, देयर इज सम काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, देयर आर सम काइंड ऑफ एम्बिग्विटी व्हिच इज गोइंग ऑन, तो इन दैट केस आप मत अलाउ करो, तो इन दैट केस वो रिफंड आप लोगों का रोक दिया जाएगा. प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम डिटरमाइंस दैट द गुड्स आर एक्सपोर्टेड इन द वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट. ये सेकंड केस है जहाँ पे कस्टम्स ऑफिसर को ये लग रहा है कि वायलेशंस है कस्टम्स रूल्स का, तो इन दैट केस वो जगह पे भी विथहोल्ड हो सकता है. थर्ड, कमिश्नर इन बोर्ड ऑफ द ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ डेटा रिस्क एंड रिस्क पैरामीटर्स, उनको लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इसको रिफंड नहीं देना चाहिए बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन व्हाट वी से कि इलीगल एक्टिविटीज, इलिसिट एक्टिविटीज, तो इन दैट केस सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू दे विल से कि भाई हम लोग रिफंड नहीं देने वाले. Where the refund is withheld in accordance with the provisions of the clause A or C, that is आपका ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, other than customs, such claim shall be transmitted to the proper officer of the CGST, SGST and UTGST. तो यहाँ पे क्या हो गया, कस्टम्स वाले A और C के केस में कस्टम्स ऑफिसर डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ इशूइंग द रिफंड, बट जीएसटी डिपार्टमेंट इज सेइंग कि भाई हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया है और उसके बेसिस पे रिफंड नहीं आना चाहिए. तो इन दैट केस अभी ये प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा A और C का किसके पास चला जाएगा, आपके जीएसटी ऑफिसर के पास चला जाएगा. ठीक है, be electronically through the common portal in the system generated RFD1 and the intimation of such transmission shall also be communicated with the exporter. एक्सपोर्टर को भी आप कम्युनिकेट कर दोगे कि आपका जो अभी क्लेम है वो आपको फाइल करना पड़ेगा विद द जीएसटी डिपार्टमेंट बिकॉज जीएसटी डिपार्टमेंट हैड इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू योर रिफंड, so we have transferred that particular claim and amount to the GST department through the common portal, and notwithstanding anything contained in the contrary to the rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for the refund in such cases and deemed to have been filed on such date of transmission. मतलब एक्सपोर्टर को वापस से एक्सपोर्टर को एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे जो कस्टम्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दिया है उसके बाद वापस से एक्सपोर्टर को रिफंड का क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है. कस्टम्स का जो पर्टिकुलर पार्ट है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा जीएसटी के ऊपर, आपको वापस से रिफंड का क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Where refund is withheld in accordance with the provisions of the clause B above, proper officer of the customs passes an order that the goods have been exported in violation and therefore the claims has been transmitted to the proper officer. तो यहाँ पे कस्टम्स ऑफिसर पहले ऑर्डर पास करेगा और फिर वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो दे देगा GST department through the common portal in the system generated RFD1, and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal. Notwithstanding anything to the contrary contained in the rules, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund. अलग से वापस RFD1 फाइल करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है. अच्छा, next, when India is exporting to Bhutan, there will be cases where GST will be first applicable and then the refund of the same will be given to Bhutan government.
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. भूटान गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी अमाउंट, एंड after that particular thing, the Bhutan government will claim the GST credit, and then they will be claiming this particular part. Clarification on whether the refund claims to be preferred in respect of specified goods sent or taken out of India and brought back to India. अब ये वाला केस कौन सा बोलता है, ये वाला केस है एग्जीबिशंस वाला केस, जहाँ पे आप गुड्स को आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हो, या तो सेल ऑफ अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे आप लेके जा रहे हो. अब इस केस में आपका सप्लाई तो हुआ ही नहीं है जब गुड्स बाहर जा रहा है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई सप्लाई जितना हुआ उतना हुआ, बाकी के गुड्स आपको 6 मंथ्स के अंदर इंडिया में रिटर्न लेके आना. ठीक है, नाउ इन दिस केस जब गुड्स जा रहा है तभी तो सप्लाई नहीं है, बट आउटवर्ड जाने के बाद कहीं ना कहीं वो सप्लाई में मटेरियलाइज हो रहा है. ठीक है, तो सप्लाई कब डीम्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस होगा, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल. स्पेसिफाइड गुड्स हैव नीदर बीन सोल्ड या बॉट बैक, तो हम मान लेंगे कि सप्लाई हो चुका है. और अगर नहीं तो इन दैट केस ऑन डेट ऑफ द सेल, अगर सेल हो गया 6 मंथ्स के अंदर तो जो सेल का डेट रहेगा वो हम लोगों का आ जाएगा. It is clarified that accordingly that the sender can prefer the refund claim even when the specified goods were sent or taken out of India without execution of the bond or LUT, if he is otherwise eligible for the refund as per the provisions in respect of zero rated supply of the goods after he has issued the tax invoice on the respective date. तो मतलब सिंपल है, आउटसाइड इंडिया लेके चले गए, उसके बाद आपने इनवॉइस इशू किया, जब आपका सप्लाई मटेरियलाइज हुआ तो आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल अदर प्रोविजंस एंड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ठीक है, एग्जांपल, मिसेस एबीसी ने 100 यूनिट्स बाहर भेजा. ठीक है, डिलीवरी चालान के साथ भेजा बिकॉज इनवॉइस तो इशू हुआ ही नहीं. 10 यूनिट्स जो है वो आपके अब्रॉड में बेचे गए हैं आफ्टर आफ्टर 1 मंथ, एंड 50 यूनिट्स आपने बेचे आफ्टर 2 मंथ्स. ठीक है, तो आपने 10 और 50 यूनिट टोटल 60 यूनिट्स का इनवॉइस बना दिया है, इसका तो रिफंड आपको मिल जाएगा फॉर श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. 40 यूनिट जो है ना आप लोग के वो रह गए, तो आप क्या करोगे, टैक्स इनवॉइस इशू करोगे फॉर 40 यूनिट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एट द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स. तो इन दिस केस आपको जो अक्यूमुलेटेड आईटीसी है विद रिस्पेक्ट टू दी 60 यूनिट्स, इसका क्रेडिट आप लोगों को मिल जाएगा, बिकॉज इतना आपने सप्लाई कर दिया तो इसका क्रेडिट आप लोगों को अवेलेबल है, एलिजिबल. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस ma'am. मैम. ठीक है ना. रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस जो है, एक्सपोर्ट सर्विस सिंपल है. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आप लोग क्या कर सकते हो, जितना सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट किया है उतना RFD1 में आप फाइल कर दो, और आपको रूल 89 दैट इज जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था नॉर्मल वाला केस, उसके अंदर आप लोगों को रिफंड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सेकंड वाले पार्ट दैट इज जब आप लोग, अभी हमने फर्स्ट पार्ट खत्म किया, दैट इज जब आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स को जीएसटी, विद पेमेंट ऑफ टैक्स जब जीएसटी भर के जब आप लोग एक्सपोर्ट करते हो तब. दिस सेकंड पार्ट इज जहाँ पे आप बॉन्ड या एलयूटी के अंदर करते हो. बॉन्ड या एलयूटी के अंदर करते हो तो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है कि 89(4) के अंदर अपने को कैसे क्रेडिट देना है. बॉन्ड या एलयूटी के अंदर क्या मतलब, ये जीरो रेटेड सप्लाई होगा, जीरो रेटेड सप्लाई का अपने को रिफंड किस तरह से मिलता है हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं. ठीक है, clarification in respect of admissibility of the refund where exporter applies for refund subsequent to compliance of the provisions of 96A sub rule 1. 96A sub rule 1 क्या बोलता है, a registered person availing of the option of exporting without the payment of IGST is required to furnish the bond and LUT prior to the export, binding himself to pay the tax along with the interest within a period of 15 days after the expiry of 3 months or such further period as may be allowed from the date of the issue of invoice if the goods are not exported outside India. अब समझो, हमने गवर्नमेंट को बोला था कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, और हमने बॉन्ड या एलयूटी के अंदर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करने के लिए हमने परमिशन ले ली. ठीक है, आपने इनवॉइस भी इशू कर दिया है सामने वाले बंदे के ऊपर, बट 3 महीने हो चुके हैं और आपने एक्सपोर्ट अभी तक किया नहीं. इनवॉइस वगैरह इशू करके रखा है, सब चीजें रेडी है, बट सामने वाले बंदे ने समझो ना बोल दिया है या वॉट एवर इज द इशू, बट 3 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स हो चुके हैं और आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया. तो इस केस में क्या हो जाएगा, अभी आपको विद इन एक्सपायरी ऑफ 15 डेज ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने खत्म होने के बाद नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. जितना भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बनता है जो आपको वेव ऑफ किया था, बिकॉज यू वर एक्सपोर्टिंग एंड अंडर द बॉन्ड या एलयूटी आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको उतना टैक्स भी पे करना पड़ेगा और जितना 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है वो भी पे करना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड केस, अगर आपने चलो गुड्स बराबर एक्सपोर्ट कर दिए थे, ठीक है, बट 1 साल के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर या तो वेयर परमिटेड INR के अंदर आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया, मतलब गवर्नमेंट का जो मुद्दा था आपको बेनिफिट देने का बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ. तो इन दिस केस 1 ईयर एक्सपायर होने के बाद नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अगेन आपको ये केस में भी क्या करना पड़ेगा, आपको जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया था उसके ऊपर टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों ही केसेस, मतलब इनवॉइस इशू किया और 3 महीने के अंदर अगर आप लोगों ने गुड्स को बाहर नहीं भेजा तो भी करना पड़ेगा, और अगर गुड्स भेज दिया है टाइम के अंदर बट अगर पेमेंट 1 साल के अंदर नहीं आया तो भी करना पड़ेगा. ठीक है, इस केस में अगर आपको ये पर्टिकुलर केस होता है, अब इसके बाद कहीं ना कहीं 3 महीने में हमने आउटसाइड इंडिया गुड्स नहीं भेजा, 6 महीने के बाद भेजा, 8 महीने के बाद भेजा, 10 महीने के बाद भेजा, अब ये जो 10th मंथ में जब मैंने गुड्स भेजा है उसके बाद वापस से रिफंड मिलेगा क्या, क्वेश्चन मार्क ये था.
जब 3 महीना हुआ तो आपने बोला कि अरे नहीं, तुम लोग कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप टैक्स पे करो, फिर तुमको जब एक्सपोर्ट करना रहेगा करो। 3 महीने के बाद हमने टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर दिया। बाद में मेरा जो भी एक्सपोर्टर था, मतलब जो भी सामने वाला पार्टी था, उसके साथ जो भी इश्यूज थे वो सेटल हो गए। 6 महीने 8 महीने के बाद मैंने वो पर्टिकुलर गुड्स को आउटसाइड इंडिया भेज दिया। तो अब ऑलरेडी इसके ऊपर तो टैक्स पेएबल था, मतलब गवर्नमेंट का जो मोटिव था कि एक्सपोर्ट करना है वो तो फुलफिल हो गया ना। आज नहीं हुआ, 3 महीने के बाद नहीं हुआ, बट 8 मंथ्स के बाद तो हो गया। तो अब रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, बट जो मेन आईटीसी था उसका रिफंड, आपने जितना टैक्स पे किया है, आईजीएसटी पे किया है, उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। जितना इंटरेस्ट आपने पे किया था उसका रिफंड नहीं मिलेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट, फॉरेन एक्सचेंज अगर आपको रिसीव होने वाला था 1 साल के अंदर नहीं हुआ, तो आपने रिस्पेक्टिव टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर दिया। बाद में जाके अगर 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद पैसा आता है, तो जितना आईटीसी आपने जितना आईजीएसटी आपने पे किया था उसका रिफंड आप लोगों को मिल जाएगा, इंटरेस्ट का रिफंड आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज आप लोग को बोला हुआ है कि द सेड एक्सपोर्टर विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिफंड ऑफ आईजीएसटी so paid earlier on account of the goods not being exported या export proceeds not realized within time frame specified above, no refund of interest can be claimed। टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड अबाउ जो हम लोगों ने बोला था भाई 2 साल में आपको करना है, तो वो अप्लीकेबल हो जाएगा। नो रिफंड ऑफ द इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मैम मिलेगा। यस, मैम यस बोल। अभी पढ़ा था ना मैम कि 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है अपने पास यस, एक्सपोर्ट करने के लिए, वरना इंटरेस्ट पेबल करना पड़ेगा। मैम शिपिंग बिल लेट जो पहले अपने था कि एक्सपोर्ट करने से पहले भी हम लोग शिपिंग बिल फाइल कर सकते हैं ताकि पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए। यस। तो उसका भी बट टाइम लिमिट है 30 डेज का ही ना। हाँ 30 डेज नहीं, तो पहले तक का इधर ही फाइल कर सकते बराबर है। नहीं नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इधर शिपिंग बिल से नहीं लेना देना, इधर इनवॉइस से लेना देना, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हैं। फॉर एक्सपोर्ट। मैम फिर इनवॉइस बाद में इशू करेंगे ना, मतलब पहले से इशू करके मतलब क्या है, 30 डेज का टाइम लिमिट है मेरे पास, तो मैं शिपिंग बिल जब फाइल करूंगा उसके बाद ही इनवॉइस इशू करूंगा। हाँ, तो वो टाइम पे भी तो डिटेल्स देने पड़ते हैं ना, शिपिंग बिल जब फाइल करोगे तब। शिपिंग हाँ बिल जब तो फाइल मतलब करेगा ये तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जाएगा कि नहीं जाएगा? एलयूटी तो मतलब मैं जो फाइल करता हूँ वो तो पूरे साल भर का रहता है, मतलब पूरे फाइनेंशियल बराबर, ईयर का। करेक्ट है। तो उसके बाद फिर मैं कभी भी एक्सपोर्ट करूँ बराबर तो है, ये तो थ्री इस मंथ केस में बराबर। अभी समझ ले, तूने शिपिंग बिल जब फाइल किया ना, तूने मतलब व्हाट से कि एक तोड़ निकाला कि जब तू शिपिंग बिल फाइल कर रहा है उसी के जस्ट 1-2 दिन पहले या जब भी रहेगा उसी दिन पे तू इनवॉइस जनरेट कर लेगा। बराबर है? हाँ ठीक है। ये गुड्स शिपिंग बिल के लिए यहाँ से निकल चुका है, वेयर हाउस में पड़ा है, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हुआ बिकॉज आपके बंदे ने मना कर दिया। अब क्या करेगा? डॉक्स पे पड़ा है, अब क्या कर लेगा? सिंपल है, तेरा सब कस्टम्स क्लियरेंस हो चुका है, गुड्स कस्टमर हाँ के पास है, सामने से फोन आया मेरे को एक्सपोर्ट नहीं चाहिए बिकॉज मुझे ऐसा ऐसा पता चला है आपके प्रोडक्ट्स में गड़बड़ी है, आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज्ड है, मैंने एक पर्टिकुलर दूसरे कस्टमर से बात किया, मुझे नहीं चाहिए, आप रिजेक्ट कर दो। अब तू क्या कर लेगा? फिर वो शिपिंग बिल मैडम फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। शिपिंग बिल जो तेरा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, बट तूने इनवॉइस तो इशू कर दिया था, हाँ उसके बेसिस पे तूने एलयूटी के सामने यूटिलाइजेशन के लिए फाइल कर दिया था कि मैं इतना हाँ पैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ। बराबर है कि नहीं है? अब वहां पे देखो हाँ जो ये बोला था, तो मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में तो तू बोल रहा था कि नहीं, बोल रहा था ना कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? हाँ तो इस केस में वो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उधर वो लोग क्या बोलेंगे कि अभी आप एक काम करो, जितना भी आप एक्सपोर्ट करने वाले थे ना, जितना आपने एक्सपोर्ट नहीं किया उसके ऊपर पहले टैक्स पे करो और इंटरेस्ट पे करो। आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मेरा इश्यू सेटल हो जाएगा, मेरा झगड़ा सेटल हो जाएगा, मैं उसको भेजूंगा भेजूंगा। तो आप पहले सेटल कर लो, बट तब तक 3 महीने का टाइम तो वैसे भी दे के रखा है, उसके अंदर हम्म अगर आपका सब चीजें सेटल हो गया तो आप बाहर के बाहर एक्सपोर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो सब सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो इन दिस केस आप क्या करोगे, पहले टैक्स और ये सब पे कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आपका सेटल हो जाएगा तो आप गुड्स वहां से वहां एक्सपोर्ट कर दोगे। अभी देखो सिंपल है, ये सब करने में खर्चा भी तो जाता है ना, इतना पूरा प्रोसेस करने में। समझ में आ रहा है क्या? ये सब जो आपका का बट प्रोसेस होता मैडम है। यस बोल। तो वो बिल कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब अगर सपोज मेरा एक्सपोर्ट भी कैंसिल हो गया, मैंने बराबर है। इनवॉइस को भी कैंसिल कर दिया आपने जब R1 में डालूंगा मैं, हाँ हाँ। तो नहीं फिर नहीं, तो पेबल आएगा ही इनवॉइस, नहीं ना कुछ। नहीं नहीं नहीं, बट इनवॉइस तू कैंसिल कर रहा है, बट इनवॉइस तो जनरेट होके रखा है ना। हाँ तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा मैं। कौन सा? हाँ, तो वही यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड बोल रहे हैं ना वो लोग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जितना भी टैक्स आपका ड्यू था वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया तो।
तो इन दिस केस वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो आउटवर्ड टैक्स पेबल है वो तो तू कैंसिल कर देगा, यस। बट जितना आईटीसी तेरा पेड था ऑलरेडी, जो तू एक्सपोर्ट्स के सामने बोल रहा था कि मैं लेने वाला हूँ, अभी समझ ले कि तूने क्या बोला था कि मैं एक्सपोर्ट के सामने आईआरबीसी की लेने वाला हूँ, तो ये जो तेरा आईटीसी था इसका तूने क्रेडिट समझो ले लिया है, हाँ। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ का रिटर्न सेकेंड मंथ में फाइल हो जाएगा, यस मैम। 3B फाइल हो जाएगा। ये 3B में तू क्या बोलेगा, मैंने फर्स्ट मंथ में एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे मुझे उसका क्रेडिट दे दो, तो क्रेडिट ले लिया। हाँ। बट एक्सपोर्ट का कुछ तो इशू आ गया, गुड्स जो है वो डॉक्स पे ही पड़ेंगे, 3 महीना निकल गया, ये आईटीसी का जो तूने क्रेडिट दिया इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा कि नहीं गवर्नमेंट को, हाँ। ये वही तो बात चल रही है। ओके। और ये कैसे पे करना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट। समझा। हाँ, तो जितना तूने क्लेम कर लिया है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट, तूने बोला मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो सारे डॉक्यूमेंट्स तूने दे दिए, और हमने क्या बोला था, जिस दिन शिपिंग बिल फाइल हो गया उस दिन आपका रिफंड का एप्लीकेशन आ गया। हाँ। अब मैंने जो तुझे बोला तूने शिपिंग बिल फाइल कर दिया तो वैसे रिफंड चालू हो गया, हम्म। रिफंड का प्रोसेस चला गया, तो कस्टम्स ने तो तुझे रिफंड दे दिया। उसके बाद आगे कुछ इशू आ गया तो गुड्स डॉक्स पे ही पड़े हुए, तो देखो तो रिफंड मिल गया ना, हाँ। तो ये रिफंड तुझे रिटर्न देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, अगर 3 महीने के अंदर रिटर्न नहीं गया तो, हाँ समझा मैं। समझा, और वो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद समझ ले कि तेरा झगड़ा सेटल हो गया, तूने गुड्स वापस आउटसाइड इंडिया भेज दिया, तो जितना टैक्स मतलब जितना टैक्स विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी तूने पे किया था, रिटर्न दे दिया था, वो वापस से तुझे रिफंड मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, वो तेरा खर्चा हो, ऐसा, समझा मैं। समझा। बाकी लोग को समझा, ऐसे पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी लोग को समझा। यस मैम। यस, Yes, ma'am. यस सेम तेरा ये वाले केस में भी आता है। अब तूने एक्सपोर्ट कर दिया था, तूने एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद तेरा इनवॉइस भी हो गया था, सब चीज हो गया, तेरे को आईटीसी का रिफंड मिल गया, 1 साल तक पैसा ही नहीं आया, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर मैं तेरे को एक्सपोर्ट का बेनिफिट क्यों दूं जब पैसा ही नहीं आया। तो जितना आईटीसी तुमने क्लेम किया था उसका पूरा जो टैक्स है, दैट एंटायर टैक्स यू हैव टू रिफंड विद इंटरेस्ट। और यस मैम। बाद में जब तुम्हारा व्हाट इज की पेमेंट आ जाएगा तो आप वापस से क्लेम फाइल कर दो कि अब मेरा पैसा आ गया, अब मुझे दे दो बेनिफिट। तो वो देखो क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, आईजीएसटी जितना पे किया था उसका मतलब आईजीएसटी का जितना पे किया था उतना ले लो, इंटरेस्ट का नहीं दो, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके। यस, यस। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग, दैट इज रिकवरी ऑफ द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे फेमा ने क्या बोला है, सिंपल है, एज पर द प्रोविजो टू सेक्शन 16(3) द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स in case of non-realization of the sale proceeds be liable to deposit the refund so received under 16(3) along with the applicable interest under section 50 within 30 days after the expiry of the time। ठीक है, अब ये हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा ये किसका था, आप लोगों का सर्विसेज का पार्ट था, सेम गुड्स का भी उन लोगों ने यहाँ पे देके रखा है कि भाई जितना भी टाइम लिमिट फेमा ने देके रखा है उतने पीरियड में आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आ जाना चाहिए, नहीं आया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न देना पड़ेगा पूरा पैसा विद रिफंड विद इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि अगर आपका बाद में पैसा रिकवर हो जाता है तो इन दैट केस आप क्या कर लोगे, आप जितना भी आपका बेस अमाउंट था वो ले सकते हो, इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, आरबीआई ने अगर कहीं पे आपको राइट ऑफ करके रखा है कि भाई आपको नहीं मतलब जैसे कि आपको क्रेडिट जो है वो हम लोग जैसे कि अलाउ ये क्या बोलते हैं इसको कि डिले कंडोन कर देता है कि भाई हाँ चलो 3 महीने के अंदर नहीं आया पैसा चलेगा, 4 महीने के अंदर नहीं आया पैसा चलेगा, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इन दैट केस आप वेव ऑफ कर सकते हो, फिर आपको रिफंड वगैरह रिटर्न देने की जरूरत नहीं है बिकॉज आरबीआई ने आपका वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, अच्छा, अगर आपने रिफंडेड अमाउंट को रिटर्न नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया, तो आपके ऊपर 73, 74 एंड 74 है, दैट इज आपके पेनल्टी प्रोविजंस और ये सब चीजें अप्लाई हो जाएगी और आपके ऊपर उस बेसिस पे व्हाट इज की कैलकुलेशंस कैरी आउट हो जाएंगे, दे विल बी कमिंग कॉन्फिस्केटिंग और वो सब चीजें आप लोगों के ऊपर आ जाएंगी। Where sale proceeds are realized by the applicant in full or part after the amount of the refund has been recovered from him and the applicant produce the evidence within period of 3 months from the date of the realization। तो in that case जितना भी रिकवर था उतना रिफंड हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। समझ में आया, सिंपल है। विद इन टाइम लिमिट पैसा रिसीव हो गया, आप क्रेडिट व्हाट इज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन टाइम लिमिट पैसा नहीं आया तो आपको रिफंड रिटर्न देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, पैसा उसके बाद वापस आ गया तो रिफंड का अमाउंट आपको आ जाएगा बट इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं। क्लियर यहाँ तक का पार्ट एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक एक बार चेक कर लो यस फिर आगे।
एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ो। पेजेस टर्न करके एक बार देख, डाउट है कुछ तो पूछो फिर आगे बढ़ो। बढ़े आगे। Yes, ma'am. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड। तो अब ये वाला सिंपल पार्ट है आपका, आईजीएसटी की जगह पे आप लोगों ने सीजीएसटी एसजीएसटी ले लिया, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी जगह पे आईजीएसटी ले लिया, तो सिंपल है। इस केस में आपको क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपने अगर आईजीएसटी पे किया है एंड एक्चुअली सीजीएसटी एसजीएसटी था, तो आईजीएसटी का रिफंड ले लो, सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दो। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आपको जितना आपने रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स किया ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। वाई? गवर्नमेंट के पास टैक्स तो गया था ना, रॉन्ग अकाउंट में गया था, रॉन्ग कैटेगरी में गया था, बट गया तो था, तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सिंपल उन लोगों ने बोल के रखा है, रजिस्टर्ड पर्सन वाज पेड आईजीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड टू बी एन कंसीडर्ड बाय हिम टू बी इंटरेस्ट रेट एंड लेटर ऑन उसको पता चलता है इंटरेस्ट रेट है, तो क्या कर देगा, आई शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट, बाकी सिर्फ आपको उसको पे कर देना है। सिमिलर प्रोविजंस आपके आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी काउंट्रा प्रोविजंस दे के रखा है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन वाज पेड सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑन यूटीजीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड बाय हिम टू बी इंटरेस्ट रेट बट सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट रेट, तो उसको पे कर देना। टाइम लिमिट रिफंड फाइल करने के लिए 2 साल है आपके पास। ठीक है, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट टैक्स अंडर द करेक्ट हेड, जिस इसमें करेक्ट हेड में आपने पे किया उस दिन से लेके आपको क्या करना पड़ेगा, 2 years के अंदर रिफंड फाइल कर देना है, गलत जो फाइल किया था उसका। रिफंड टू यूएन बॉडीज एंड एम्बेसीज सेक्शन 55, सिंपल है, यूएन बॉडीज और यूआईएन नंबर रहता है इन लोगों के पास, जो यूआईएन नंबर इन लोगों के पास रहता है उसके बेसिस पे ये लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी इनका आईटीसी जमा हुआ है ये लोग उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम कितने टाइम में करना है, 2 years के अंदर करना है, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच द सप्लाई वाज रिसीव। तो क्वार्टरली बेसिस पे इनका रहता है, जिस क्वार्टर में सप्लाई हुआ है उस क्वार्टर को लेके लास्ट नेक्स्ट 2 years तक आप उसका रिफंड फाइल कर सकते हैं। कौन कौन एंटाइटल्ड है, specialized agency of the United Nations organization, multilateral financial institution and organization notified under the UN privileges program, consulate and embassies जो भी है foreign countries के, any other person जो भी notified रहेगा, who shall be subjected to such conditions and restrictions as may be prescribed. In exercise of the following persons have been notified and subject to fulfillment of the condition. UN and foreign diplomatic mission के लिए जो इंडिया के अंदर आते हैं वो, specified international organization means international organization declared by central government in pursuance of section 3 of the UN privileges and immunities act, जहाँ पे आपका ये अप्लाई होता है। सिंपल है, गवर्नमेंट ने जिन जिन को ऑथोराइज करके रखा है उनके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो अपने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब आर्मी कैंटीन्स, ठीक है, आर्मी कैंटीन्स को भी क्या रहेगा, जितना भी उन लोगों ने आईटीसी व्हाट इज की under the Ministry of Defense has been notified that as a person who is entitled to claim refund of 50% of CGST and IGST paid by it in all the inward supplies of the goods received by it for the purpose of subsequent supply of the goods to the unit run canteen. CGST IGST क्यों बोला है, बिकॉज बाकी का 50% आपका SGST के अंदर जाएगा, तो पूरा रिफंड आप लोग क्लेम कर सकते हो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का, आईटीसी का, सीजीएसटी का 50%, आईजीएसटी का सॉरी आपका सीजीएसटी आईजीएसटी का 50% और एसजीएसटी का 50%। For the purpose of the said, पहला shall apply for the refund in different prescribed formats once every quarter electronically on the common portal. Such application shall be dealt it in the same manner as RFD1. तो इनके लिए फॉर्म RFD1 नहीं रहता है, इनके लिए दूसरा फॉर्म रहता है, बट आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको एक वंस अ क्वार्टर फाइल करना पड़ता है। रिफंड ऑफ टैक्स शेल बी अवेलेबल इफ, पहला इनवर्ड सप्लाईज आपके GSTR1 में रिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए एंड सप्लायर शेल फर्निश द GSTR3B। तो मतलब वो सामने वाले सप्लायर ने अपना GSTR1 भी फाइल कर देना चाहिए और 3B भी फाइल कर देना चाहिए। नेम एंड GSTN ऑफ द एप्लीकेंट इज मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस, अपना कैंटीन का जो नाम है वो आपके टैक्स इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए।
Third, goods have been received by the CSD for the purpose of subsequent supply to unit run canteens या authorized customers. कितना टाइम में कर सकते हो? Person eligible to claim the refund under section 55 shall be entitled to claim the refund on inward supply, making an application in such form and manner as may prescribed once every quarter, but before expiry of 2 years. एटलीस्ट once every quarter करना है आप लोगों को, और मैक्सिमम टाइम लिमिट आपके पास कितना है? 2 साल. फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म रहेगा आप लोगों का, अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज. GSTR 11 इन लोगों के लिए है, जो हम लोगों ने रिटर्न्स के चैप्टर में देखा था. एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि भाई आपका रिफंड एक्नॉलेज हो चुका है, आपको रिफंड मिल जाएगा. कंडीशंस क्या क्या है? पहला, इनवर्ड सप्लाई जो है उसका जिसे सामने वाले पर्सन ने टैक्स इनवॉइस दिया है, नेम आपका है, GSTIN उसके ऊपर है, UIN नंबर है. अदर restrictions as may be prescribed. However, UIN holder is not mentioned. When UIN of the applicant is not mentioned in the tax invoice, फिर भी उनको रिफंड मिल जाएगा अगर ड्यूली अटेस्टेड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगा. अगर आपका UIN नंबर वो पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर नहीं लिस्टेड है फिर भी. कैंटीन वालों को कंपल्सरी. ठीक है. सुप्रीमेसी ऑफ द प्रोविजंस इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, where the express provisions in treaty or any other international agreement अगर है तो उनका supremacy रहेगा, obviously that will prevail. Specialized agencies notified under section 55 are entitled to refund of IGST paid on import of the goods. As seen above, section 55 provides refund of taxes paid on notified supplies of the goods by notified agencies like United Nations है या specified international organizations है. तो इन लोग अगर कोई goods इंडिया के अंदर लेके आते हैं तो उसके ऊपर पे किया हुआ इम्पोर्ट के ऊपर IGST जो रहेगा वो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा. कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड. कितना पे करना पड़ेगा? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड 60 डेज के अंदर नहीं दिया, आपने जब से प्रॉपरली अप्लाई किया है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट देगा एट द रेट 6%. सॉरी, आपका जीएसटी डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट देगा एट द रेट 6% पर एनम. इफ द अमाउंट इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज, देन इंटरेस्ट विल बी पेएबल एट द रेट 6% पर एनम. किस दिन से पेएबल होगा? Interest is payable to the applicant for the period of delay beyond 6 days from the date of receipt of the application, जिस दिन application आया था, till the date of refund of the tax, to be completed in such manner as may be prescribed. अगर अपील या इसके वजह से ऑर्डर पास हो रहा है तो इन दैट केस अपील की वजह से अगर आप लोगों ने 60 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है, मतलब समझो कि GST अपीलेट अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर पास किया था, तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर आप व्हाट इज कि रिफंड आ जाना चाहिए. रिफंड अगर नहीं आया है तो द इंटरेस्ट पेएबल विल बी 9%. कब होगा? Interest payable will be from the date immediately after expiry of 60 days till the from the date of the receipt of application till the date of refund. ठीक है. कहाँ से होगा? From the date of receipt of application till the date of refund. ठीक है. Order sanctioning the delay interest on delayed refund. इसमें क्या क्या रहेगा? Amount of the refund, period of delay, amount of interest, and such interest shall be electronically credited to the bank account. ठीक है. कंज्यूमर वेलफेयर फंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई जो पैसा एप्लीकेंट को नहीं जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिफंड, वो कहाँ जाके बैठेगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में आप लोगों का जाके बैठेगा. एनी अमाउंट विच इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर पास्ड अंडर 55(4), दैट इज रिफंड वाला. एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू द फंड, मतलब ये फंड में जो पैसा जमा हो रहा है उसमें से अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका पैसा कुछ आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, तो वो भी आ जाएगा. सच अदर मनीज इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड. अमाउंट क्रेडिटेड टू बी क्रेडिटेड और पेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जितना भी आपका ये हम लोगों ने एक्ट्स के अंदर पढ़ा था. ठीक है. All amount of CGST, SGST, IGST, UTGST and income from all monies of the investment as per the Central Excise and Section 57 of the CGST Act, 20 of the IGST Act, 21 of the UTGST Act and 12 of GST compensation cess. Nothing but refund का amount जो applicant को नहीं देना. An amount equivalent to 50% of the IGST determined under Section 55(4) read with Section 20 shall be deposited to the fund and 50% जो है वो आपका CGST का आ जाएगा, 50% IGST का आ जाएगा. 50% ये एक्ट का, 50% ये एक्ट का. पूरा पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही जाने वाला है. एनी अमाउंट which has been credited to the consumer welfare fund ordered or directly as payable by the claimant or by the order of the proper officer and appellate shall be paid from the fund. अगर इधर से कोई रिफंड एक्चुअली फॉर एग्जांपल समझो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कोई क्रेडिट हो चुका है, बाद में एप्लीकेंट आता है और बोलता है कि नहीं नहीं ये पैसा तो मुझे मिलना चाहिए, आपने कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कैसे डाल दिया? फिर डिपार्टमेंट वापस से पूरा चेक करेगा और अगर उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि एप्लीकेंट को जाना चाहिए था, तो इन दैट केस वापस यही से पैसा निकल के उनको चला जाएगा. पैसा किसके लिए यूटिलाइज होगा? जैसा गवर्नमेंट को ठीक लगे. सिंपल. मैम ठीक है. यस बोलो. 50% वाला एक बार फिर से बताइए ना. 50% कैसा है ना, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, हम लोग जो है ना वो CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ CGST के प्रोविजन यहाँ पे दिए हैं. तो उन्होंने क्या बोला, जितना भी पैसा आपका रिफंडेबल मतलब जो भी यहाँ पे डिपॉजिटेबल है ना, तो टोटल रिफंड का जो अमाउंट था उसका 50% जो है वो CGST के हिसाब से किधर डिपॉजिट हो जाना चाहिए? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में. तो आप बोलोगे मैडम फिर बाकी का 50% किधर जाएगा? तो वो SGST या तो UTGST एक्ट के वजह से
इधर ही आने वाला है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक पार्ट ऑफ द एक्ट पढ़ रहे हैं, बाकी का पार्ट जो है वो कहाँ जाएगा, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के अंदर। जैसे हम लोग रेट पढ़ते हैं 9% सीजीएसटी, तो 9% एसजीएसटी भी तो है ना, ओके मैम, समझा मैम। समझा। तो रिफंड अगर वो बोल रहे कि 50% सीजीएसटी का समझ के इधर लेके आ जाओ, तो बचा हुआ 50% कहाँ से आएगा, एसजीएसटी से आएगा, इस तरह से। नेक्स्ट, ये छोटा सा पार्ट है, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ द टूरिस्ट लिविंग इंडिया। अब इंडिया के बाहर अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो अपने जो भी वजह से कि इंटरनेशनल अपना फ्लाइट जो रहता है, वहां पे आपका कस्टम अथॉरिटीज रहता है, वो लोग क्या करते हैं, जितना भी आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स या ओनली गुड्स, याद रखो, जितना आईजीएसटी आपने इंडिया में गुड्स के लिए पे किया है, आपको इनवॉइसेस जमा करके रखना है। जब आप लोग एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पे एक काउंटर रहता है, वहां जाके आपको जितना भी गुड्स आप रिटर्न आउटसाइड इंडिया लेके जा रहे हो, उतने गुड्स का इनवॉइसेस आपको वहां पे दिखाना है। जितना भी रेलेवेंट आईडी से आपने पे किया था वो पूरा रिफंड मिल जाएगा, तब भी के तब भी। ठीक है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड सेफगार्ड्स वो लगा के रखा है। टूरिस्ट मतलब जो इंडिया के अंदर आया लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, जहाँ पे उसका 6 मंथ से कम है। समझ में आया? तो जितना पैसा आपका रहेगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द Yes. चैप्टर, 2-3 क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, वो देख लेते हैं। An advance is received by the supplier for the service contract, which is subsequently got cancelled. The supplier has issued the invoice before the supply of the service and paid the GST thereon. Whether he can claim the refund of the tax paid or whether he is required to adjust the tax liability in the returns. तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको एडवांस जो पे किया है फॉर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में विल यू बी एबल टू क्लेम द रिफंड, या तो आपको जीएसटी का लाइबिलिटी सेटल करना है। तो उन्होंने बोला इन केस वेयर जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर ऑन द एडवांस रिसीव्ड फॉर द फ्यूचर इवेंट which has got cancelled subsequently and for which the invoice is issued before the supply of service, the supplier is required to issue a credit note. He shall declare the details of the credit note in the return. The tax liability will be adjusted in the return. No need to file the separate refund claim. तो अगर एडवांस इशू किया था, इफ एडवांस एडवांस सर्विसेज के एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई पहले ही आ जाता है। जब टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है तो आपको वैसे कि जीएसटी पे करना पड़ेगा। बाद में अगर फॉर एग्जांपल इशू की वजह से दैट पर्टिकुलर थिंग गेट्स अदर वे राउंड, तो इन दैट केस आप क्रेडिट नोट इशू कर दोगे। क्रेडिट नोट से ऑलरेडी 3B के अंदर आपका लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा, तो अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट इन केस वेयर देयर इज नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो इन दैट केस आपको RFD1 फाइल करना पड़ेगा। अगर समझो वो मंथ में आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ था ही नहीं, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइल द RFD1. Advance is received by supplier for a service contract which got cancelled subsequently. Supplier issued a receipt voucher. ठीक है, on the advance whether he can claim the refund. तो in this case invoice तो इशू हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ पे इनवॉइस इशू हो गया था तो क्रेडिट नोट इशू कर दो, अलग से रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है, 3B में काम हो जाएगा। अगर एडवांस मिला था, इनवॉइस इशू अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, एंड द थिंग इज गेटिंग कैंसल्ड, तो इन दिस केस इनवॉइस तो इशू हुआ ही नहीं है, तो आपको RFD1 ही फाइल करना, आपके पास 3B वाला फिर ऑप्शन नहीं रहेगा। Goods supplied by the supplier are covered under the tax invoice are returned by the recipient. Whether he can claim the refund of the tax paid or is required to adjust the tax liability. In this case, credit note जाएगा, बराबर है, क्योंकि गुड्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो इन दिस केस अगेन ऑटोमेटिकली लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका आउटपुट टैक्स 0 है तो आप RFD1 फाइल करें। ये सिंपल है एक्चुअली, बट जस्ट कुछ क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड थे तो उन्होंने दे दिए। क्लियर विद दिस पार्ट? अगर इनवॉइस है तो क्रेडिट नोट्स को इशू करके डायरेक्टली 3B ही एडजस्ट करो। अगर इनवॉइस नहीं है, मतलब वो अभी तक आया ही नहीं है आपके 3B वगैरह के अंदर, तो इन दैट केस आपको डायरेक्टली RFD1 फाइल करना। चैप्टर समझ में आया Yes, ma'am. ओवरऑल Yes, लेवल ma'am. पे? Yes, ठीक है, ma'am. नेक्स्ट लेक्चर इसके 1-2 क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, Okay. Okay, ma'am. बाय एवरीवन। Bye. Bye, ma'am.